आज हमारे साथ हैं अलवर ज़िले के जनरल सेक्रेटरी भरत लाल महाराज जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में और हमारे चैनल में। सबसे पहले से मैं आपसे इसी सवाल से शुरू करना चाहती हूँ कि जिस तरीके की आपकी वेशभूषा है उसको देखकर लोगों को थोड़ा बहुत कभी कभी असमंजस में पड़ जाते होंगे कि महाराज जी और राजनीति में कैसे। तो ये किसी संयोगवश आप यहाँ पर आए या एक राजनीति में आने का आपका कोई खास वजह थी? जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। दरअसल बात ये थी कि मैं स्वाभाविक रूप से, जैसे कि मेरी वेशभूषा प्रदर्शित कर रही है कि मैं एक संत हूँ, साधु हूँ। मैं बचपन से ही और प्रवृत्ति मेरी साधु की रही है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मैं धर्म कर्म में रुचि रखने वाला रहा हूँ और मैं पूजा पाठ और कर्मकांड से संबंधित कार्य करता था। समाज में जो षोडश संस्कार होते हैं उनका मैं ज्ञाता रहा हूँ और उन षोडश संस्कारों के तहत ही मैं अपना जीवन यापन कर रहा था। संयोगवश क्या होता है कि एक बार मैं एक हनुमान जी का सुंदरकांड वैदिक मंत्रों के साथ में कर रहा था। एक छोटा सा वीडियो बनाया और उस वीडियो के माध्यम से, और जैसे वो एक हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री उम्मेद सिंह जी चंपावत ने वो वीडियो देख लिया। उनका फ़ोन आता है कुछ दिन बाद में। राजा साहब मेरे से कहते हैं, महाराज जी आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? मुझे आपका आवाज़, आपके श्लोक और वेद मंत्र बहुत अच्छे लगे, तो आपसे मैं मिलना चाहता हूँ, आप जोधपुर आ जाइए। मैंने उनको कहा, महाराज जी मैं एक सामान्य साधु हूँ, बीपीएल परिवार से हूँ, बहुत गरीब हूँ, निर्धन हूँ, मैं और जोधपुर की दूरी कैसे तय कर पाऊँगा? उन्होंने कहा कि हम आपको बुलाएंगे, अपने निजी खर्चे बुलाएंगे, आपका स्वागत है, आप पधारिए। फिर भी मैंने किसी तरह से वहाँ जा कर के जयपुर तक हाँ की। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा जयपुर आ सकता हूँ, क्योंकि मैं जोधपुर की कभी इतनी लंबी दूरी तय नहीं की थी। फिर मैं उनका मेरा निश्चित समय पर और मिलना हुआ जयपुर में। इससे पहले ही उन्होंने मुझे फ़ोन पर जिला अध्यक्ष बना दिया था, एनसीपी का जिला अध्यक्ष बना दिया। एनसीपी को अलवर में कोई जानता ही नहीं था कि एनसीपी भी अलवर में कोई वजूद रखती है। लेकिन मैंने भाईचारे के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रचार में दिन रात मेहनत की। उस मेहनत को देखते हुए राजा उम्मेद सिंह जी चंपावत साहब इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने 6 महीने बाद मुझे प्रदेश कार्यकारिणी में ले लिया और मुझे प्रदेश सलाहकार के रूप में अपना निजी सचिव बना लिया। और उन्होंने मुझे सांगानेर हवाई अड्डे पर श्री शरद पवार साहब से मिलवाया कि महाराज जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत काम कर रहे हैं और इन्होंने जो समाज की एकता के लिए जो कार्य किया है वो सराहनीय है। जब मेरे वीडियो देखे, उन्होंने बुक देखी, तो शरद पवार साहब भी मुझे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे कहा कि आप राष्ट्रवादी पार्टी के लिए काम करते रहिए। मैंने उनको आश्वस्त किया कि मैं ज़रूर काम करूँगा। दुर्भाग्यवश राजा साहब रहे नहीं और कुछ दिन बाद में उनकी हृदय गति से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना में मौत हो जाती है। और वो ऐसा सदमा लगा कि एनसीपी को कोई अब प्रदेश अध्यक्ष देखने वाला था नहीं। मुझे मजबूरन, क्योंकि जो मैंने काम कर लिया क्षेत्र में, अब लोग मेरे से जुड़ गए। अब उन लोगों की भावनाओं को रखते हुए मुझे फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी। अभी वर्तमान में हमारे कांग्रेस पार्टी के जो जिलाध्यक्ष साहब हैं श्री योगेश मिश्रा जी, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आप हमारे कार्यालय पधारिए, आपका कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। मैं तय कार्यक्रम और निर्धारित समय के अनुसार मैं गया, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में गया। एनसीपी के कुछ जो कार्यकर्ता थे उनको मैंने कांग्रेस पार्टी में विलय करवा दिया और कांग्रेस पार्टी के योगेश मिश्रा जी जो अध्यक्ष हैं वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे कांग्रेस पार्टी में शहर जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस बना दिया। अभी मैं एक जनरल सेक्रेटरी के नाते कांग्रेस पार्टी के लिए जी जान से, बहुत मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य कर रहा हूँ। अभी स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी के
बड़ा महाराज जी, बड़ा रोचक सफ़र रहा आपका राजनीति में आने का। विधानसभा चुनावों में ज़्यादा वक्त अब है नहीं, बहुत कम वक्त है। लगातार जो है अलग अलग प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आप फ़िलहाल अभी कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में और ख़ास तौर पर अलवर ज़िले में क्या स्थिति देख पा रहे हैं? देखिए मैडम जी, कांग्रेस पार्टी की जो फिलहाल जो स्थिति है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी साहब, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की नैया को पार करने के लिए और जी जान से लगे हुए हैं, और उनका सादगी भरा जीवन, ईमानदारी और सज्जनता से जो उन्होंने काम किया प्रदेश की जनता के लिए, वो जग जाहिर है। और अशोक गहलोत जी साहब का काम देख करके पूरी भाजपा बौखलाई गई हुई है। यहाँ तक कि खुद स्वयं नरेंद्र मोदी जी की भी हालत सही नहीं है। उनको दिन रात अशोक गहलोत जी दिखाई देते हैं, और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में ही ये कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट हो रही है, मेरा ऐसा मानना है। रही बात अलवर की जो स्थिति है, वो हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो तन मन से समर्पित होकर के बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। योगेश मिश्रा जी जो वर्तमान में जो जिलाध्यक्ष हैं, उनके कार्य को देखते हुए मैं स्पष्ट रूप से ये दावे से कह सकता हूँ कि अब की बार कांग्रेस सरकार अपना खाता खोलेगी। जो सूखा पड़ा हुआ था कांग्रेस पार्टी को, जो कई बार से हार रही थी, उस सूखे का अंत होगा। अब की बार जीत की बरसात होगी, ये मेरा वादा है। राजस्थान सरकार के ऐसे कौन से काम जो हैं जो आपको लगता है कि हाँ, ये कामों को देख करके जनता इस बार जो है वो पंजे पर ही वोट देगी? देखिए, राजस्थान की जनता को जो सीधा फ़ायदा जो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हुआ है, उसमें सबसे जो मुख्य जो फ़ायदा है वो है चिरंजीवी योजना। जो दुर्घटनाओं में, एक्सीडेंट में जिनकी मृत्यु हो जाती थी, या मृत्यु से भी बदतर जो जीवन उनका होता था, आज मुख्यमंत्री साहब ने, गहलोत जी ने ये योजनाएं, जो 10 योजना जो चलाई हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो है चिरंजीवी बीमा जो योजना, जो 25 लाख तक का बीमा जो होता है, उसके तहत बहुत लाभ मिल रहा है। अभी गहलोत साहब आए थे अलवर की, एक मतलब हमारे ब्राह्मण परिवार का एक जो था राजकुमार शर्मा जी, उनका जीवन दान इस योजना के तहत मिला है। फूड पैकेट का कार्यक्रम है, जो गरीबों को भोजन नहीं मिलता था, जिन गरीबों तक अन्न नहीं पहुंचता है, सरकार अन्न, दाल, तेल सब पहुंचा रही है गरीबों को। जो गरीबों को 1150 रुपये का जो सिलेंडर मिलता था, उसको आधी कीमत पर 500 रुपये में करके, और सरकार ने बड़ी राहत दी है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको कुछ लोगों को पता तक नहीं है। घर घर जाकर के कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके बारे में जागृत कर रहा है, और अनेक प्रकार की सुविधाओं से आज जनता लाभ उठा रही है, और इस लाभ का सीधा असर चुनाव में देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सर, जिस तरीके से बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान छेड़ा, जिसमें लगातार गहलोत सरकार पर जो है वो हमलावर है पार्टियां, उनका कहना है कि गहलोत सरकार में जो है भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा जो है उसमें इजाफा हुआ है, महिलाओं के प्रति अपराध बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, क्राइम में राजस्थान इस वक्त नंबर 1 है, 14 से ज़्यादा पेपर लीक हुए, बेरोज़गारी बहुत है। तो आपको ये नहीं लगता कि ये सारे मुद्दे जो बीजेपी उठा रही है गहलोत सरकार के खिलाफ, इनका खामियाजा आने वाले चुनावों में सरकार को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को और सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भाजपा का जो ये प्रोपेगेंडा है, जो कांग्रेस पार्टी को कार्य को बाधित करने का है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने अपनी सरकार के सभी मंत्रियों को, सभी सांसदों को, सभी विधायकों को, जितने भी जो कार्य जो करते हैं, कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक जो अमला होता है, उनको सख्त से सख्त निर्देश दे रखे हैं, आदेश दे रखे हैं कि आप फील्ड में जनता के बीच में जो योजनाएं जो जारी हैं, उनको ठीक ढंग से क्रियान्वित करें। और वो दिखाई भी दे रहा है, बहुत अच्छी ईमानदारी के साथ कार्य चल रहा है। लेकिन जो आरोप ये भी भाजपा वाले लगा रहे हैं, जैसा कि आपने सवाल क्या पूछा कि इन्होंने जो ये झूठे जो आरोप लगाते हैं, जैसे महिलाओं उत्पीड़न के बारे में, अभी आपको पता होगा
खुद बीजेपी के शासनकाल में मणिपुर में क्या हुआ, इनके शासनकाल में कितनी घटनाएं हुई। परंतु मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि उन्होंने जो गलतियां की वो हमारे मुख्यमंत्री जी या हमारी सरकार भी करे, कांग्रेस सरकार भी करे, परंतु ये सच नहीं है। कांग्रेस शासन में महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मोबाइल देने की बात हो, स्कूटी वितरण हो, विकलांगों के लिए पैरासाइकिल हो, तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। महिलाएं तो विशेष रूप से कांग्रेस में समृद्ध हुई हैं। चूल्हा चाकी अनेक बंधनों से, अनेक घूंघट के झंझारों से बहुत सुविधाएं मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के लिए बहुत सारी योजना चल रही हैं, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बहुत सारी योजना चल रही हैं। अब तो इतना विकसित हो रहा है राजस्थान कि आप देखिए, राजस्थान वो भारत में दूसरे तीसरे नंबर पर आ गया है। भाजपा वालों के पास कोई काम तो है नहीं। जय श्री राम, बजरंग दल, हिंदू और मुसलमान, काम करने के लिए कोई मुद्दा नहीं, कोई एजेंडा नहीं, बस हिंदू और मुसलमान करते रहो, भावनाओं से खेलते रहो। जनता भोली भाली, भारत की अंधविश्वासी, पाखंड को मानने वाली भोली भाली भारत की जनता, वो इनके जाल में फंस जाती है और ये चुनाव जीत करके उस जनता का फ़ायदा उठाते हैं। जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, सही मायने में वहीं ही राम राज्य है। भाजपा तो राम राज्य का नारा देती है, सत्य तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ही राम राज्य की स्थापना करेगी। मैं एक साधु होने के नाते मैं दावा करके कहता हूँ कि कांग्रेस में अगर यदि साधु संतों का, मेरे जैसे आदमियों का अगर यदि कांग्रेस आह्वान करती है तो कांग्रेस पर लगे हुए सारे कलंक धोने के लिए हम तैयार बैठे हैं। मैं कांग्रेस के वरिष्ठ और बहुत बड़े आदरणीय हमारे राजा भंवर साहब, जो अगर यदि इस इंटरव्यू के माध्यम से मेरी बात पहुंचती है तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से मेरी बात को पहुँचाएँ। क्यों, आप राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं। मैं साधु हूँ, लेकिन भंवर साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के कि साधुओं का आह्वान कीजिए कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी में फिर देखो 25 सीट में से और 20 सीट कांग्रेस के झोली में आ जाएंगी। अभी शून्य पे है कांग्रेस एमपी में, एमपी की सीट पे शून्य पे है, लेकिन यही शून्य अगर यदि दो में बदल जाएगा, 20 में आ जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन कांग्रेस पार्टी थोड़ा इस पर ध्यान दे कि साधुओं का आह्वान करें, उनको पहचानें और इनका जो झूठा जो नकाब है राम राज्य का, उस नकाब को उतारें और सच्ची असली जो राम है वो कांग्रेस में स्थापित करें। बहुत तो क्या आपके पास सोच है, किस तरीके से कांग्रेस जो है वो इस देश में राम राज्य की कर सकते हैं स्थापना? जो विज़न है वो बीजेपी के पास नहीं, आपके पास क्या है अलग? देखो जी, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो गरीब की विचारधारा है, वो विकलांग की विचारधारा है, वो दीनहीनों की विचारधारा है, अहिंसा की है, सत्य की है, निष्कपट होकर के काम करने, सेवा समर्पण की बात है। हमारे पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में महात्मा गांधी की पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की पार्टी है। इसमें संतों की पार्टी है। उस समय के जो संत थे, जब कांग्रेस में होते थे तो खादी पहनते थे। भगवा, ये भाजपा के जो संत हैं ये पहनते हैं, और भगवा पहनने मात्र से कोई संत नहीं हो जाता। कांग्रेस पार्टी में ऐसे ऐसे साधु हुए जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया देश के लिए, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी अपना पूरा जीवन काल। क्या महात्मा गांधी जी कोई कम थे? क्या वो अपना जीवन ऐसे नहीं जी सकते थे जैसे नरेंद्र मोदी जी जीते हैं? 2-2 लाख 20-20 लाख के सूट में, विदेशों में बड़े बड़े चार्टर्ड प्लान। क्या उन्होंने इतनी यात्रा करी महात्मा गांधी जी के बराबर तपस्या करी? क्या सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को आज इन्होंने जो देश में नाम नीचा करने का प्रयास नहीं कर रहे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी ये दिखावा कर रहे हैं, ये चंद्रमा की बात करते हैं जाने की, ये सूरज पे जाने की बात करते हैं। मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं उन ऋषियों की औलाद हूँ, मैं उन महर्षियों की औलाद हूँ, उनका वंशज हूँ, और जो हमारे पूर्वज, तुम तो आज चंद्रमा पे यान भेज रहे हो, मेरे पूर्वज तो चंद्रमा पे पहले रहते थे। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायता, आपने वेदों में पढ़ा होगा। चंद्रमा है क्या? चंद्रमा मन है, जो हमारे ऋषि कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता है, यानी कि चंद्रमा की उत्पत्ति मन से हुई है। हमारे सूर्य और चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु ग्रह, जितने भी जो नवग्रह हैं, इनसे भी परे कहीं स्थिति हम रहते थे। हमारे देवता कहाँ रहते हैं?
वो कौन थे देवता? हम ही लोग थे देवता, हम ही ऋषि थे, हम ऋषियों की संतान हैं। भाजपा वाले जानते क्या है? व्यापारिक पार्टी है, बिजनेस कमाना जानते हैं, अडानी की पार्टी है। भाजपा वाले प्योर झूठ बोलते हैं। मैं आप खुश नहीं है कि कल हम चंद्रमा पर हमें जो है इतनी बड़ी उपलब्धि हमने हासिल करी है वहाँ पहुँच करके? ठीक है, बीजेपी के राज में हुआ है तो निश्चित तौर पर वो उसका क्रेडिट लेंगे, लेकिन क्या इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके एक हो करके एक हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इस पर आपको नहीं लगता कि खुश होना चाहिए सबको? देखिए मैडम जी, निसंदेह खुशी की बात है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मैं एक भारत का नागरिक हूँ और एक सभ्य पढ़ा लिखा नागरिक हूँ। मैं कोई सड़क छाप साधु नहीं हूँ, मैं संस्कृत से PhD हूँ। मैं भारत पर गर्व करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं झूठ को झूठ और सत्य को सत्य ना बोलूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे वैज्ञानिकों की शोध कार्य पे कतई कांग्रेस पार्टी का और मेरा कोई भी संशय नहीं है। काबिले तारीफ काम है, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। श्रेय तो किसी को मिलता ही है, मेरे को उनके श्रेय मिलने से मेरा कोई जलन नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ राजनीति के तहत अगर यदि वो श्रेय लेना चाहते हैं, चाहे वो रक्षा विभाग का श्रेय हो, जो फौज कार्य कर दिए, कोई ना कोई तो प्रधानमंत्री रहेगा। क्या इससे पहले कोई देश में प्रधानमंत्री हुए ही नहीं थे क्या लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल खराब थे? क्या वो प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री नहीं रहे? क्या जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं? एक अकेले मोदी धरती पे, आदि अंत सब यही हैं। क्या अब इससे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री आएगा नहीं? क्या बताना चाहते हैं जनता को? क्या दिखाना चाहते हैं दर्शकों को? क्या इस देश की जनता में सभी मूर्ख हैं? कभी हमसे पाला पड़ेगा, हम बताएंगे मोदी जी को कि भाई सत्य क्या है, झूठ क्या है। तुम कितने तपस्वी हो, कितनी तपस्या कर सकते हो, कितने दिन भूखे रह सकते हो? कांग्रेस पार्टी में आज भी ऐसे साधु पड़े हैं, उनको निकालने की ज़रूरत है, उनको संभालने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं मैं भाजपा पर आरोप लगाने के बजाय मैं अपनी पार्टी के आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब और भंवर जितेंद्र सिंह जी, अगर यदि मेरे इंटरव्यू के माध्यम से इस गरीब साधु की बात आप तक पहुंचती है तो कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में दोबारा से अपना तिरंगा झंडा फहराएगी। संसद और विधानसभा, जितने भी स्टेटों की विधानसभा हैं और संसद में कांग्रेस पार्टी ही कांग्रेस पार्टी होगी। जैसे ये झूठ बोलते हैं ना, जुमलाबाजी, अगते भाजपा फलाने भाजपा, मैं कहता हूँ घर घर कांग्रेस और हर घर कांग्रेस होगी। कोई भाजपा का नाम निशान नहीं होगा, भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि राजस्थान सरकार में जो है वो महिलाएं काफ़ी ज़्यादा उनका विकास हुआ है, वो सुदृढ़ हुई हैं पहले से ज़्यादा, और एक तरफ से जो स्मार्टफोन देके उन्हें स्मार्ट बनाया जा रहा है। लेकिन इस बात में भी कहीं कोई जो है शंका नहीं है कि लगातार आप भी रोज़ जो है खबरें सुनते होंगे, लगातार रेप और गैंग रेप की जो इतने पिछले कुछ महीनों से इतनी ज़्यादा खबरें सामने आई हैं, जिसे बाद में बीजेपी ने भी अब अहम मुद्दा बनाकर रखा हुआ है। उसमें आप क्या वजह मानते हैं कि कहाँ पर चूक हुई या कहाँ हम नाकाम हुए? क्योंकि जो खबरें आई हैं जो गैंग रेप की, वो तो सही है। जैसे कि जो लेटेस्ट था भीलवाड़ा का जो भट्टी कांड हुआ था, वो चाहे किसी भी पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन हाँ दिल दहलाने वाला था वो। जी बिल्कुल, ये जो भीलवाड़ा का जो कांड हुआ था उसको मैंने पढ़ा, देखा, और उसको कांड नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है। ऐसे जो कांड होते हैं ये समाज पे बहुत कलंक है। किसी भी पार्टी, राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सामाजिक प्राणी हैं और मनुष्य शरीर में है। हम नेता बाद में, पहले इंसान हैं, और इंसान में भी हम पढ़े लिखे हैं, साधु हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं अगर यदि कांग्रेस के शासनकाल में होती हैं तो भी गलत है, और भाजपा के शासनकाल में होती हैं तो भी गलत है। एक दूसरे पर आरोप लगाना, क्या यही राजनीति है? क्या देश तरक्की करने का एक साधन यही मंत्र रह गया है? आरोप लगाते रहो, जनता को बेवकूफ़ बनाते रहो। क्या ऐसे ही देश तरक्की कर जाएगा? एक तरफ हम इस देश को विकसित देश बनाना चाहते हैं और दूसरा तरफ हम जनता को राम और अल्लाह, इधर वो गैंगरेप की बात करते हैं, उधर वो गैंगरेप की बात करते हैं, वो मणिपुर की बात करते हैं और वो भट्टी कांड की बात करते हैं। तो इस प्रकार से जनता का तो नुकसान हो रहा है ना। महिला शक्ति तो बेचारी मारी जा रही है। महिलाओं ने क्या अपराध कर दिया? इसलिए तो मुझे आना पड़ा ना। राजनीति में क्यों आया हूँ? राजनीति में मेरा आने का उद्देश्य यही है
चाहे भाजपा हो और चाहे कांग्रेस हो, उसमें जो विसंगतियां हैं, जो कुरीतियां हैं, जहां राजनीति की सफाई हो सकती है, जिसमें शुद्धिकरण हो सकता है, उनको अपने मार्गदर्शन में और उसको सफाई के माध्यम से, पवित्रता के माध्यम से संस्कारवान होने की आवश्यकता है। राजनीति में भी संस्कारवान होने की आवश्यकता है। राजनीति लोग करते हैं साम दाम दंड और भेद, ऐसा सुनने में प्राय आता है, जबकि मैं एक महाराज होने के नाते इस बात को और दूसरे रूप में कहना चाहता हूँ। देखिए, साम दाम दंड भेद की राजनीति बहुत लोगों ने की और करते आ रहे हैं। इससे ऊपर उठ करके चलिए कि हम क्या यहीं तक राजनीति है? अरे प्यार, करुणा, प्रेम, मैत्री, सद्भाव, सदाचार, क्या इनसे राजनीति नहीं हो सकती? क्या ये राजनीति के पाए नहीं हो सकते? क्या एक अध्यात्म और धर्म, ये जो शब्द हैं, राजनीति से दूर हो जाएं? जहाँ धर्म नहीं है तो क्या वो राजनीति फलीभूत होगी संसार के लिए? क्या हम वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं? सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। क्या इसको झुठला दें? हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। एक तरफ हम गंगा जमुना की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं? चंद्रमा और सूरज पे चले जाते हैं, विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान की भी बात करनी है हमको और गंगा और जमुना में भी डुबकी लगानी है। दोनों को समन्वय करते हुए चाहते हैं विज्ञान और अध्यात्म दोनों का समन्वय हो जाए। जब तक अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय नहीं होगा, जब तक राजनीति ऐसे ही बिखरती रहेगी। कट्टरपंथ से राजनीति देश के लिए विकसित नहीं हो सकती, देश का भला नहीं हो सकता, चाहे हिंदू कट्टरपंथ हो और चाहे मुसलमान कट्टरपंथ हो। कट्टरपंथ तो अपने आप में ही खराब शब्द है। अब भाईचारे के लिए आए, इस देश में कोई 1000 साल प्रधानमंत्री रह सकता है क्या? ये देश में कोई भी जो आया है, जो आएगा, जो जाएगा, तो कुछ ऐसा काम करके जाइए ना जो आपको पीढ़ियाँ याद करती रहें, हमारे देश की जनता याद करती रहे। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, आज उनका नाम अमर है। काम किया उन्होंने, सत्य अहिंसा के लिए अपनी जान दी। अंत समय में हे राम बोल के गए थे, उन्होंने नहीं नारे लगाए कहीं भी, जय श्री राम नहीं तो चिल्लाए कभी। चिल्लाने से जय श्री राम मिल जाएगा। तो जय श्री राम के नारे से आपको आपत्ति है कि बीजेपी ने राम को अपना बना रखा है, उससे आपको दिक्कत है? मेरे को आपत्ति ये है कि बीजेपी ने गुमराह कर दिया युवाओं को। ना तो उनको पैसे देती है, ना उनको रोजगार देती है, उनको मिसगाइड कर रखा है। जैसे आपने जय श्री राम का कहा तो मैं उसी पे जय श्री राम से कोई आपत्ति नहीं है। जय श्री राम जी तो हनुमान जी भी बोलते थे, लेकिन हनुमान जी इसलिए बोलते थे कि वो राक्षसों को मारते थे ना, तब वो जय श्री राम बोलते थे। लंका में जैसे असुरों को जो मारा था, तो जैसे वो गदा प्रहार करते थे तब बोलते थे। ऐसे नहीं सुबह शाम दोपहर को खाते पीते उठते, अब ऐसे किसी को जय श्री राम बोल रहे हैं, मार रहे हैं। वो हनुमान जी जो थे, तो वो जब गदा प्रहार करते थे जय श्री राम, तब बोलते थे। अब ये किस पे गदा प्रहार कर रहे हैं बताओ? कांग्रेस पे। ये तो सीधी बात है, कांग्रेस क्या राक्षस है? बताइए, कांग्रेस को इन्होंने कहाँ लाके खड़ा कर दिया? समाज में क्या दिखाना चाहते हैं कांग्रेस को ये? तो क्या ये अन्याय नहीं है? एक सीधे साधे आदमी को, राहुल गांधी जी को, एक सीधी सादी महिला को, एक अच्छे कुल खानदान की महिला को, एक अच्छी पार्टी को जिस तरीके से सोची समझी षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने जो देश से निस्तानाबूद करने की जो कुचाल चली है, उस कुचाल को जनता समझ चुकी है। और अब बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है कि इनके सारे षड्यंत्र महाराज के माध्यम से और अनेक महाराजों के माध्यम से जो है इन षड्यंत्रों को काटा जाएगा। इन्होंने बहुत चक्रव्यूह चल दिए। कांग्रेस पार्टी को कोई साधु मिला नहीं अभी तक, लेकिन कांग्रेस पार्टी की पार्टी में साधुओं की एंट्री हो चुकी है। भरतलाल महाराज के माध्यम से अगर मेरी बात दिल्ली जाती है राहुल गांधी जी के पास, तो कांग्रेस पार्टी पर लगे जितने भी कलंक हैं, जितने भी आरोप हैं, जितने भी जो श्राप हैं ना, उनको मुक्त किया जाएगा और पार्टी को दोबारा से खड़ा किया जाएगा। आप जैसे ही एक और नाम है हमारे अलवर शहर में बहुत जल्दी पधारने वाले भी हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बागेश्वर धाम के बागेश्वर बाबा जी। हालांकि वो किसी पार्टी से संबंध रखते नहीं हैं, लेकिन वो जहाँ जाते हैं नेताओं का हुजूम जमावड़ा उनके मंच पे लग ही जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो पाखंड की पराकाष्ठा का व्यक्ति है और ये अपने आप को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बताता है, तो मैं आपके माध्यम से ये
कहना चाहता हूँ कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, शास्त्री किसे कहते हैं, पहले तो ये पूछा जाए। ये कितने वेद के मंत्र बोल सकता है? जो मैं बोल के बता रहा हूँ मैं आपको वेद के मंत्र, क्या ये इसका इंडियन बात हिंदी ट्रांसलेशन कर सकता है क्या? ओम आनो भद्रः कृतयो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतासे उद्विदाः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। आप इस श्लोक को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास भेजिएगा और उससे उसकी योग्यता हासिल हो जाएगी कि इसका क्या अभाव अर्थ है। इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो हिंदी में क्या निकल के आएगा? गठरी बांध दूंगा, ठठरी बांध दूंगा, प्रेत का, पिशाचों का एक छोटी सी सिद्धि लेकर के, कर्ण पिशाचनी मंत्र सिद्ध करके, और ये महाराज के बराबर में आ जाएगा। रंग बिरंगी पोशाक पहन करके, आंखें तिरछी करके, ऐंडा भेंडा बोल करके। पता है आपने इन महिलाओं के लिए इसने क्या कहा था? पता है आपको? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, ये वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है जिसने महिलाओं के लिए खाली प्लॉट, मैं अभी भूल नहीं सकता इसको, ये शास्त्री है। लानत है ऐसे शास्त्री पर जो महिलाओं के बारे में इतनी गंदी सोच रखता है कि अभी तो प्लॉट खाली है, रजिस्ट्री नहीं हुई है। ये इसकी सोच है। तो भाजपा में ऐसे अनेक महाराज चल रहे हैं जिनकी सोच बहुत घटिया है और इतने ये कामी, लंपट, लालची, पाखंडी लोग हैं। लेकिन उनके मंच पे तो सारी पार्टियों के लोग आते हैं। जब ये एमपी में गए थे तो कमलनाथ जी भी उनके वहाँ पे दिखाई दिए। देखो बहन जी, गंदगी, लाखों श्रद्धालु आते हैं उनके यहाँ पर, क्या क्या है ऐसा उनमें? देखो बहन जी, मैं आपको देसी भाषा में बताता हूँ मैं आपको कि गंदगी पे मक्खियाँ भिन बनाती हैं। मैं ग्रामीण जन्म हुआ था, मेरा ग्रामीण परिवेश में है। मैं एक ऐसे, जब मेरा जन्म हुआ था तो वहाँ कच्चे घर हुआ करते थे और वहाँ की माताएं, वहाँ की दादियाँ, हमारी चाची ताइयाँ उस परिवेश में रही कि जहाँ बच्चे गंदगी कर देते थे और उस गंदगी पर हजारों लाखों मक्खियाँ बैठ जाती थी। ये पक्की बात बता रहा हूँ मैं आपको, और मैंने अनुभव किया है उन महिलाओं का जीवन और उस देहात का जीवन कि वहाँ चूल्हे की राख को उस गंदगी पर ढक देते थे और उस पर मक्खियाँ भिन भिनाती रहती थी। परंतु उसी गंदगी को कुत्ते तो बड़े चाव से खाते थे। मेरा कहने का मतलब ये है, इतने फुहड़ शब्दों से मैं समझाने का प्रयास करने का मेरा सीधा सा मतलब ये है कि राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि कुत्ते चाटने वाले बहुत हैं, तलुए चाटने वाले। आज राजनीति को इतना गंदा कर दिया है इन्होंने, जिनको मुझे शर्म आती है। शब्द नहीं मेरे पास, अदम से अदम शब्द नहीं है, कहाँ से लाऊं? एक महाराज होने के नाते मुझे शर्म आती है। ऊंचे शब्द देने में मेरे को कल्याण समझता हूं, लेकिन आज आत्मा दुखी है, इसलिए मैं गंदगी से इनको कहा है मैंने। कहने का मतलब ये है, इनके पास जाने वाले जो लोग हैं वो दुखी हैं। वो प्रेत पिशाचों के भटके हुए जो जीव हैं, जो भजन नहीं करते हैं, उनको छोटी छोटी परेशानियां हैं। किसी के बेटा नहीं हो रहा है तो किसी की दुकान नहीं चल रही है, किसी का शुगर बढ़ रहा है तो किसी के कैंसर है। उन बीमारियों को आधार मान करके उन्हीं से पैसा कमाने के लिए सब दुकान खोल के ये महाराज चल रहे हैं। ज़्यादातर 80% महाराजों की दुकान चल रही हैं, इनके दरबार चल रहे हैं, बिजनेस व्यापार चल रहा है, इनका चोली और दामन का संबंध है। राजनेताओं इनको संरक्षण देते हैं, इनका पैसा वहाँ राजनीति में लग जाता है, राजनीति का संरक्षण इनके पास चला जाता है। आदान और प्रदान है, दोनों एक ही थैली के छट्टे बैठे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा सर, जैसे जैसे अब चुनाव पास आ रहे हैं, जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो दूरियां थी वो बहुत कम होती हुई नज़र आ रही हैं। अब वो पायलट के पक्ष में भी बोलने लग गए हैं, जो एक टाइम पर जो था उन्होंने उनको बहुत कुछ कहा था। तो क्या ये जो दूरी कम हुई है, अब दोनों साथ आए हैं, ये कुछ नया कमाल करेगा इस बार आने वाले चुनावों में? देखिए, मैं इसमें एक बात कहूँगा कि सचिन पायलट जी युवा नेता हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और उनका जो बैकग्राउंड है वो एक ऐसे महान शख्सियत से है जिनका राजेश पायलट नाम था। मुझे आज भी वो दिन याद है, जब मैं छोटा था, मैं एक जिला प्रतियोगिता में, मैं संगीत विद्या में भाग लेकर के यशवंत स्कूल में आया था। तो उस समय मुझे 251 रुपये उन्होंने पुरस्कार दिए थे राजेश पायलट जी ने। मैं जिला में प्रथम स्थान आया था गाने में, तो मैं उनको भूल नहीं सकता, इनके पिताजी को। तो आदरणीय श्री स्वर्गीय राजेश पायलट जी जो महान विभूति थे और एयरफोर्स के इतने बड़े
अकल्पनीय, मैं मतलब क्या शब्द बताऊं, वो इतने महान थे। उनकी संतान है सचिन पायलट जी, तो निसंदेह मैं ये कह सकता हूं कि सचिन पायलट जी बहुत अच्छे नेता हैं और बहुत ही युवा वोटर उनके सपोर्ट में रहते हैं। और अशोक गहलोत जी उदार हैं, सज्जन हैं, साधु हैं, दोनों ही महान नेता हैं। बस समझने की बात यह है कि दोनों को अपने अपने थोड़ी थोड़ी सी एक तालमेल बैठा करके कांग्रेस पार्टी के लिए अपने को छोड़ते हुए, अपने निजी स्वार्थों को छोड़ते हुए थोड़ा त्याग दिखाना चाहिए। त्याग की भावना से प्रेरित होकर के, मैं तो एक जूनियर छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं तो उनको मार्गदर्शन भी नहीं कर सकता, मेरा इतना अधिकार नहीं है बोलने का, लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप दोनों ही महान विभूतियाँ, हम छोटे कार्यकर्ताओं पर का हमारा आदेश तो नहीं, हम प्रार्थना है, आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और पार्टी के लिए मजबूती प्रदान करें। और मैं विश्वास से कहता हूँ कि वो दोनों बहुत जल्दी पार्टी को बहुत आगे तक ले जाएंगे। इस बार आपको आने वाले इलेक्शन से पहले राजस्थान में कहीं से भी बीजेपी की लहर या पीएम मोदी की जो लहर चलती है उनके नाम की, क्योंकि आने वाला चुनाव एक बार फिर से उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाने वाला है, नज़र आ रही है क्या थोड़ी बहुत आपको? देखो जी, क्या है कि ये जो लहर है ना, ये जनता सब जानती है। लहर क्या है कि ज़्यादा दिन नहीं चलती, लहर एक तरंग है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की दौड़ कहाँ तक है, आखिरकार ये भी थक जाता है। मोदी जी बिल्कुल थक चुके हैं, घबरा चुके हैं, परेशान हो गए हैं। उनको जो करना था, भगवान ने उनसे जो सेवा लेनी थी, वो सेवाएं उनकी समाप्ति की तरफ बढ़ रही हैं। आजकल देख रहा हूँ उनकी जबान भी लड़खड़ा रही है। वो परिजनों, परिवारजनों और प्रियजनों यहाँ आ गए। पहले तो भाई हो बहनों कहते थे, आपने भी देखा होगा, अक्सर उनके प्रवचनों में भाई हो बहनों ये रहता था, मेरे प्रिय देशवासियों। अब वो 3 शब्द नए लाए, मेरे परिवारजनों, मेरे परिवारजनों। ये परिवारजन क्या होते हैं? देशवासी कहाँ चले गए? इसका परिवार कहाँ से आ गया? कौन सा परिवार की बात कर रहा है? क्या उस परिवार में कांग्रेस नहीं है? तो परिवार अडानी का हो गया ना, अंबानी का हो गया। सीधी सट बात है, सब दुनिया जान गई। ये 3 परिवार हैं, 3 परिवारों का है, देश का नहीं है। तो ये जो परिवारजन, प्रियजन, इसके जो है व्यापारी हैं। और एक व्यापारियों का वोट प्राप्त करने से देश पर शासन नहीं किया जा सकता। 90% जनता गरीब रहते हैं भारत में आज भी। ये कहने की बात है बहन जी कि बुलेट ट्रेन चल गई, वंदे भारत चल गई, हवाई जहाज़ चल गए, हम अमेरिका जा रहे हैं, ये कहने की बातें कहने में, देखने में अच्छी लगती हैं। कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग बहुत अमीर हैं देश में, कुछ लोग बहुत ज़्यादा विकसित भी हैं, कुछ सड़कें बहुत अच्छी भी हैं, तो कुछ सड़कें ऐसी हैं जो 10-10 फुट गहरे खड्डे में पड़ी हुई हैं। तो उनको कौन देखेगा? उन गरीबों के पास कौन जाएगा? वहाँ तो कोई महाराज ही जाएगा ना। महाराज मच्छरों में रहता है, महाराज गड्ढों में रहता है, महाराज पहाड़ों में रहते हैं, महाराज शेरों में रहते हैं, बघेरों में रहते हैं, कुत्तों में रहते हैं, चीते में रहते हैं। तो महाराज से ज़्यादा कौन जानेगा? मोदी जी कहाँ तपस्या करने गए थे? वो तो लंदन में गए थे क्या? बोलते मैं वहाँ गया था हिमालय में तपस्या करने के लिए, कभी बोलते मैं चाय बेचने गया था। उनको यही पता नहीं लगे तुमने चाय बेची या तपस्या करी, पहले देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये सब कहने की बात है। मोदी जी कोई लहर नहीं है, मोदी जी का पूरा फ्लॉप हो गया है और मोदी जी एकदम से समाप्ति की ओर हैं और निश्चित रूप से उनका नुकसान उठाएंगे। काफ़ी लोग उनके जो पार्टी के भी अंदरूनी कलह है, गडकरी साहब, राजनाथ सिंह जी और बड़े बड़े मंत्रिमंडल के और अनेक, अडवाणी जी का बुरा हाल कर दिया, मुरली मनोहर जी जोशी जी को पता ही नहीं लग रहा, सुषमा जी तो चली गई बेचारी, बहुत अच्छी लीडर थी। परंतु अभी कई कांग्रेस पार्टी में अच्छे नेता निकल के आ रहे हैं और भाजपा के भी नेता जो है अंदरूनी कलह के शिकार हो रहे हैं, तो उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को अब की बार निश्चित मिलेगा। सर, आने वाले चुनावों में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा अहम रोल करेगा प्ले कांग्रेस पार्टी में या भाजपा में? आप कांग्रेस के कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण का जो मामला है उसका जो आधार होगा उसमें होगा कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पण। आदरणीय खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का सीधा आदेश है कि जो कांग्रेस पार्टी के लिए पैदल चलेगा, कार और हवाई जहाज का इस्तेमाल नहीं करेगा, उस कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा। राहुल गांधी जी का सीधा आदेश है कि जो भारत को जोड़ के रखेगा, तोड़ के नहीं, जोड़ के रखेगा,
तो वही कांग्रेस का टिकट का अधिकारी होगा। और मोहब्बत की दुकान भी खोलेगा। मोहब्बत की दुकान खोलेगा, भाईचारा और प्रेम का संदेश देगा, वही कांग्रेस का पार्टी का टिकट का हकदार होगा और वही सिपाही सच्चा कहलाएगा। देखिए सर, आप अलवर शहर में रहते हैं तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि अलवर शहर के जो मौजूदा विधायक हैं उनके काम को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अलवर शहर में उनके कार्यकाल में कुछ काम हुआ? देखो जी, मौजूदा विधायक जो हैं उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। वो एक सहज सरल इंसान है, उनका व्यक्तिगत जो छवि अच्छी है, लेकिन राजनीतिक लेवल पे वो फ्लॉप साबित हुए और वो राजनीति में उनका लंबा करियर नहीं हो सकता। उसकी कई कारण हो सकते हैं, उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी हो सकता है और उनके पास जो उनके जो सहयोगी हैं, अक्सर देखा गया है कि वो खूब विधानसभा में चिल्लाते भी हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन उनके जो भाजपा के जो प्रतिद्वंदी हैं, उनके जो विरोधी हैं, वो उनको काम ही नहीं करने देते, जिसमें बनवारी जी सिंघल का विशेष भूमिका है और वो मतलब उसको नहीं आगे आने देगा, किसी भी कीमत पर उसको नहीं आने देगा। उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को, श्री योगेश मिश्रा जी को मिलने वाला है। चलिए, आखिरी में चलते चलते मैं आपसे चाहूँगी कि हमारे चैनल के ज़रिए जो है वो आप जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं? बहन जी, जनता से मैं यही अपील करूँगा, सबसे पहले तो भाई आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक साधु होने के नाते, संत होने के नाते आप सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप सुखी रहें और स्वस्थ रहें और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपके दुखों को, दर्दों को समझ सकती है, आपकी मुसीबतों को वो अपने जो है संजो सकती है, आपके सपनों को साकार कर सकती है। आपकी शिक्षा, आपकी दीक्षा, आपका आयुष, आपका आरोग्य, आपका धन, वैभव, लक्ष्मी और सुख शांति और समृद्धि के लिए अगर कोई पार्टी आपके साथ खड़ी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो ये थे हमारे साथ भरत लाल महाराज जी, जिनका ये कहना है कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस बहुत भारी बहुमत के साथ एक बार फिर से राजस्थान में रिपीट होगी और जनता से उन्होंने ये अपील की है कि कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जनता का दुख और दर्द को बहुत अच्छे से समझती है और उनके साथ हर हाल में खड़ी रहेगी। मेरे सहयोगी गोविंद नंदा के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।